हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डैम्प्ड ऑसिलेशन पर एक टिप सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैम्प्ड ऑसिलेशन या ऑसिलेशन का ये वाला हिस्सा जनरली स्टूडेंट्स को वीक लगता है और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अनप्रिपेयर्ड होते हैं या बहुत अच्छी उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है इस एरिया में। हैंस मेंस में बहुत आसान क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं और वो भी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो आइए फटाफट से आज की जो टिप है उसको सीखते हैं। लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट, शायद आपने नाम जरूर से सुना होगा। लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट, डैम्प्ड ऑसिलेशन में लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है और उस पर किस तरह की चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, आइए फटाफट से उसको देखें और समझें। तो आज की जो टिप है वो लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट पर है। तो कहानी है डैम्पिंग की। तो हम अच्छे से जानते हैं कि ऑसिलेशंस अगर किसी ऐसे मीडियम में हो रही हैं जिसमें एनर्जी डिसिपेट हो सकती है तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है एयर में, है ना भाई। हेंस एयर जो एक विस्कस मीडियम है तो वो जो बॉब है वो जब ऑसिलेट करेगा तो क्या एयर से जो ड्रैग फोर्सेस लग रहे होंगे क्या उनके थ्रू जो मैकेनिकल एनर्जी है क्या वो दूसरे डिसिपेटिव फॉर्म्स में कन्वर्ट होती जाएगी। और ऐसा हो जाने से जो एम्पलीट्यूड्स हैं मोशन के और जो एनर्जी है ऑसिलेशन की वो घटती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और फाइनली ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है प्रोसेस डैम्पिंग का। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप अच्छे से जानते होंगे कि डैम्पिंग भी तीन प्रकार की होती है: अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर डैम्पिंग बहुत बहुत ज्यादा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग, जिसमें ऑसिलेशन नहीं होते हैं। अच्छा जी, अगर डैम्पिंग बहुत ज्यादा ना हो और ऑसिलेशंस हो रहे हो, जैसे कि अभी मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल दिया, तो ये है अंडर डैम्पिंग। और एक बीच की क्रिटिकल डैम्पिंग की सिचुएशन और होती है, तो वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें हम क्रिटिकल डैम्पिंग वगैरह कराते हैं सो दैट जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो जल्दी से जल्दी रीच हो जाए। ठीक, तो ये जो लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट है, ये लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट की जो स्टोरी है ये अंडर डैम्पिंग वाले एरिया की है। अंडर डैम्पिंग, हेंस अगर मैं अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करूं, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करूं तो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो होती हैं वो उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। और हम सब जानते हैं कि एम्पलीट्यूड का जो फंक्शन है वो है a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस गामा टी। ये वो मैथमेटिकल फंक्शन है जिस मैथमेटिकल फंक्शन से एम्पलीट्यूड समय के साथ डिक्रीज करता है। ये जो गामा है, इस गामा को हम b/2m लिखते हैं, b/2m। b वो कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसके थ्रू फोर्सेस, अगर हम मैकेनिकल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो जो डैम्प्ड फोर्सेस हैं या जो विस्कस फोर्सेस हैं, जो ड्रैग फोर्सेस हैं, वो जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ लग रहे हैं वो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी v है तो जो ड्रैग फोर्स उस पर लग रहा होगा दैट वुड बी गिवन बाय माइनस का b इंटू v। तो ये जो कांस्टेंट है ये b, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसका? ड्रैग फोर्स का। ठीक, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। Hence gamma is nothing but b divided by 2m। m obviously मास है, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका मास है। Hence एम्पलीट्यूड a is equal to a नॉट e to the power of माइनस गामा t का मैथमेटिकल फंक्शन बनता है। अच्छा जी, और मान लेते हैं जो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो रहे हैं इनका जो टाइम पीरियड है, अगर वो टाइम पीरियड है t, ठीक है, तो मैं एक एक टाइम पीरियड बाद अगर ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड क्या होंगे उनको समझता जाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चार्ट बनाऊं, कि भाई t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर क्या एम्पलीट्यूड था, तो t इज इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड था a नॉट। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो एम्पलीट्यूड था a वो था a नॉट। ठीक है भाई, अब t इज इक्वल टू t, दैट मींस एक टाइम पीरियड बाद जो एम्पलीट्यूड होगा, लेट अस कॉल इट एज a1, वो एम्पलीट्यूड a1 कितना होगा, तो एक टाइम पीरियड बाद यहाँ स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख देंगे तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस गामा t। यहां तक समझ में आना चाहिए। फिर एक और टाइम पीरियड बाद, मतलब शुरू से 2 टाइम पीरियड बाद, शुरू से 2 टाइम पीरियड बाद जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, लेट अस कॉल इट एज a2। तो a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू होगी a नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ गामा इंटू 2t एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब अगर हम एक काम करें, एक एक टाइम पीरियड पर जो एम्पलीट्यूड आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड्स पर जो एम्पलीट्यूड आ रहे हैं, अगर हम उनका रेशो निकालें, जैसे अगर हम a/a1 का रेशो निकालें, a1/a2 का रेशो निकालें और ऐसे ही a2/a3 का रेशो निकालें, तो अगर हम ऐसा करें, अगर हम a/a1 का रेशो निकालें तो बताओ फटाफट से a/a1 का क्या रेशो आएगा। a है a नॉट और a1 है a नॉट e टू द पावर माइनस गामा t, तो क्या ये e टू द पावर ऑफ गामा t हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं a1/a2 का रेशो निकालूंगा, a1/a2 का रेशो निकालूंगा तो भी क्या यही आएगा, देखो ध्यान से। और ऐसे ही मैं अगर a2/a3 का रेशो निकालूंगा
तो भी क्या यही आएगा। तो एक बहुत मजेदार चीज हमें दिख रही है और वो ये कि एक एक टाइम पीरियड इंटरवल से सेपरेटेड या उतने इंटरवल के बाद जो एम्पलीट्यूड्स होंगे उनके कंसेक्यूटिव जो एम्पलीट्यूड्स होंगे, कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड बाद जो एम्पलीट्यूड्स होंगे उनके जो रेशियो होंगे दैट रेशियो इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट। हेंस कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड बाद जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो रेशियो इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट। हेंस अभी हमने समझा a/a1 इज इक्वल टू a1 बाय a2 is equal to a2 by a3 and so on, a2 by a2 by a3 and so on, which is equal to कितना, which is e to the power of gamma t। है से बड़ी मजेदार चीज है e to the power of gamma t, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको थोड़ा और आसान बना लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। हेंस एक कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड पर जो एम्पलीट्यूड्स हैं अगर मैं उनका लॉग ले लूं, नेचुरल लॉग a by a1, तो ln a by a1 ले लूं तो उधर से मुझे क्या आ जाएगा, गामा टी, है ना। तो उधर से हमें आ जाएगा गामा इंटू टी, और इसी चीज को हमने लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट लेम्डा डिफाइन कर दिया है। हेंस लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट लेम्डा क्या चीज है, कोई हमसे पूछे व्हाट इज लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट, हेंस लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट इज नेचुरल लॉग ऑफ एम्पलीट्यूड्स सेपरेटेड बाय कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड्स। एम्पलीट्यूड्स सेपरेटेड बाय कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड्स का अगर मैं रेशो निकालूं तो ये है लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट, ये है लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई। हेंस मैथमेटिकली जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है गामा टी इज इक्वल टू लेम्डा। तो गामा इंटू टी इज इक्वल टू लेम्डा, ये हमें मैथमेटिकल इक्वेशन एक मिल रही है। अब मैं आपसे इंटरचेंज करके टी पूछ सकता हूं। मान लेते हैं मैंने आपको लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट दे दिया और गामा दे दिया, है ना, डैम्पिंग कांस्टेंट दे दिया और लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट दे दिया। अब मैं आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता हूं, तो क्या आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हेंस टाइम पीरियड टी इज नथिंग बट लेम्डा डिवाइडेड बाय गामा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सिमिलरली मैं आपसे गामा पूछ सकता हूं, लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट और टाइम पीरियड देके मैं आपसे गामा पूछ सकता हूं। हेंस ऑब्वियसली गामा वुड बी इक्वल टू लेम्डा डिवाइडेड बाय योर टाइम पीरियड टी एंड सो ऑन। अभी जिसको ये रिलेशनशिप पता है उसके लिए तो आसान है, उसके लिए तो ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली। पर जिसको ये नहीं पता है ना, जिसको नहीं पता है लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है, अब मैं आपको लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट देकर और मान लेते हैं गामा जो हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट है वो देके टाइम पीरियड पूछूं तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि ये पूछ क्या रहा है। हेंस करोगे कैसे? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेंस में इस तरह के क्वेश्चन और नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं जो केवल और केवल इंफॉर्मेटिव है, जानकारी बेस्ड है ना भाई। हेंस इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझ लें सच दैट लॉगैरिथमिक डिक्रीमेंट पर अगर कभी कुछ पूछ लेता है कोई आपसे तो आप फटाक से जवाब दे दें। इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल वाली बात, कोई भी डिफिकल्ट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट है ऐसी परिस्थिति है। अच्छा जी, हम यहां से गामा की वैल्यू लेम्डा बाई टी निकालकर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन है इसमें हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। हेंस एम्पलीट्यूड को अगर हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के टर्म्स में रखना चाहें, इसी इक्वेशन को रीराइट करना चाहें तो इसी इक्वेशन को रीराइट भी कर सकते हैं। a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस गामा इंटू टी था, है ना, और गामा की क्या वैल्यू है, लेम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। Hence this would be equal to lambda into small t divided by capital T. As simple as that, right? Which further I can write it as a naught e to the power of minus t by t divided by lambda. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? करेक्ट है। तो a is equal to a naught e to the power of minus t divided by t by lambda. A is equal to a naught e to the power of minus t डिवाइडेड बाय टी बाय लेम्डा। अब अगर आपको कैपेसिटर डिस्चार्जिंग और इंडक्टर में करंट के डीके की इक्वेशंस अगर याद हो तो टी बाय टाउ होता है ना, वो टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट जैसी कोई चीज भी हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं जो कि हो जाएगा कितना, टी बाय लेम्डा। इसको क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा टाइम कांस्टेंट। हेंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ टाइम कांस्टेंट बता दो, तो क्या आप टाइम कांस्टेंट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं टाइम कांस्टेंट क्या है। सही बात है, करेक्ट है। तो मैं आपसे टाइम कांस्टेंट पूछ सकता हूँ, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बता दीजिए, टाइम कांस्टेंट क्या है, तो मजे से टाइम कांस्टेंट बता सकते हैं। ठीक, अच्छा। सिमिलरली रेडियोएक्टिविटी में एक कंसेप्ट होता है एवरेज लाइफ का। एवरेज लाइफ वो टाइम होता है जिस टाइम में जो कंसंट्रेशन है वो 1/e टाइम्स हो जाती है। हेंस यहां भी अगर हम ऐसे ही एवरेज लाइफ जैसी कोई चीज कहना चाहें तो व्हाट वुड बी दी एवरेज लाइफ, तो एवरेज लाइफ स्मॉल टी की वो वैल्यू होगी जिस पर एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स हो जाए। हेंस क्या हम समझ रहे हैं कि स्मॉल टी की वैल्यू अगर t बाय लेम्डा यहां सब्स्टिट्यूट कर दें
तो क्या e की पावर -1 दैट मीन्स a0 बाई e आ जाएगा। हेंस क्या स्मॉल t इज इक्वल टू t बाय लेमडा को क्या हम एवरेज लाइफ t एवरेज जैसा डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ऐसे ऐसे ये एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इसकी एवरेज लाइफ बता दो। हेंस द एवरेज लाइफ वुड बी नथिंग बट t द टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि टाइम कांस्टेंट बता दो, सो दैट वुड बी नथिंग बट t डिवाइडेड बाय लेमडा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है। तो इस तरह की सिचुएशंस पूछी जा सकती है, दी जा सकती हैं। अब आइए जरा देखें क्वेश्चंस को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। तो टू स्फेयर ऑफ द सेम डायमीटर बट ऑफ डिफरेंट मासेस, तो टू स्फेयर ऑफ द सेम डायमीटर बट ऑफ डिफरेंट मासेस आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, इफ द स्फेयर्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, which of the two will have a greater oscillation period and which will have a greater logarithmic decrement। अच्छा तो चूंकि मासेस अलग अलग हैं और डायमीटर सेम है ना, पर मासेस अलग अलग है, तो जो डैम्पिंग लग रही होगी वो तो जो डैम्पिंग कांस्टेंट स्मॉल b की वैल्यू होगी है ना, जो फोर्स कांस्टेंट लगता है उसकी जो वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, पर जो डैम्पिंग कांस्टेंट होता है गामा, जो कि होता है b डिवाइडेड बाय 2m है ना, तो क्या जो हेवियर मास वाला है क्या उसका गामा की वैल्यू, जो हेवियर मास है उसके लिए उसके गामा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो जो हेवियर मास है उसका गामा का जो वैल्यू है वो गामा का वैल्यू कम होगा। यहां तक हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा जी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जानते होंगे कि जब हम अंडर डैम्पिंग की बात करते हैं तो जो ओमेगा, जिस ओमेगा पर ऑसिलेशंस होते हैं दैट इज लाइक अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ गामा का स्क्वायर, और जो टाइम पीरियड है ऑब्वियसली टाइम पीरियड t is 2 पाई बाय ओमेगा। Now, larger the gamma, that means larger the damping, lesser the omega, larger the time period। मतलब डैम्पिंग जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा डैम्पिंग होगा ऑसिलेशन को पूरा होने में उतना ज्यादा समय लगेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका मास ज्यादा उसका गामा कम, जिसका गामा कम उसका ओमेगा ज्यादा, और जिसका ओमेगा ज्यादा उसका टाइम पीरियड कम। हेंस हेवियर मास वाले का टाइम पीरियड कम आएगा, हेवियर मास वाले का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कम होगा। हेंस लाइटर मास हैज लार्जर टाइम पीरियड, सही बात है, जिसका लाइटर मास है इट वुड हैव अ लार्जर टाइम पीरियड, है ना भाई। अच्छा दूसरी जो बात है वो है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो लेमडा है हमारा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट विच इज गामा इनटू टी की अगर हम बात करें तो लाइटर मास वाली जो बॉडी होगी, क्योंकि गामा 2/m है, जिसका मास लाइटर है क्या उसका गामा ज्यादा, जिसका गामा ज्यादा क्या उसका लेमडा वैल्यू ज्यादा होगा। हेंस इट वुड हैव अ ग्रेटर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा लाइटर मास वाले का, बट इट वुड हैव अ ग्रेटर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, राइट। तो राइट आंसर बन जाएगा क्या क्वेश्चन 1 का? बी वुड बी द राइट आंसर। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। ओके, तो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ j। तो टी एवरेज, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, टी एवरेज, तो टी एवरेज को वो क्या बोल रहा है? j, ठीक है, टी एवरेज को वो बोल रहा है j। और टी एवरेज होता क्या है? टी एवरेज होता है अगर टाइम पीरियड t है और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लेमडा है, तो टी एवरेज अभी क्या सीखा था हमने, इट इज बेसिकली t बाय लेमडा। तो क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, एज सिंपल एज दैट। हेंस लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लेमडा वुड बी नथिंग बट t डिवाइडेड बाय j, t डिवाइडेड बाय j। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, सिंपल डायरेक्ट है ना। पर अगर किसी को पता नहीं है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या है तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। बाकी बहुत डिटेल और बहुत मुश्किल चीजें इस पर नहीं पूछी जाती हैं, केवल डेफिनेशन बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं। जो भी मेंस वाले एरियाज हैं उनसे केवल डेफिनेशन बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं। तो बस केवल डेफिनेशन ही हमें पता हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली डेफिनेशन भी नहीं पता होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, जिस वजह से ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, इनको खो देते हैं बेमतलब में। और वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिन पर फाइट मारनी पड़ेगी, जिसमें गलत भी हो सकता है, सिली मिस्टेक्स की भी गुंजाइश है, उनमें स्टूडेंट उलझता है। और जो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, जो बिल्कुल जाते ही सबसे पहले आपको खा लेने चाहिए, वो केवल लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से या पूरे सिलेबस को नहीं कवर किया है ठीक से, इस वजह से हमसे मिस हो जाता है, जो गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। आइए जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, तो ये जो डैम्पिंग की कहानी है ये सीरीज एलसीआर सर्किट में भी लगती है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में जो रेजिस्टेंस है ना, ये डैम्पिंग कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एलसी ऑसिलेशन सुने होंगे, एलसी ऑसिलेशंस, राइट। तो रेजिस्टेंस अगर नहीं है, केवल इंडक्टर और कैपेसिटर अगर है, तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे, इनमें कोई डैम्पिंग नहीं होगी। अब अगर हम एक एलसीआर सर्किट की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस है
है ना। हेंस रेजिस्टेंस क्या करेगा, डैम्पिंग करेगा। मान लेते हैं सोर्स नहीं है, एक सिंपल सीरीज एलसीआर सर्किट है, मान लेते हैं कैपेसिटर को चार्ज कर दिया मैंने, इंडक्टर और रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, राइट, तो भी इसमें सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा, पर चूंकि रेजिस्टेंस है तो क्या धीरे धीरे ये जो एनर्जी है ये डिसिपेट होती चली जाएगी। हेंस सीरीज एलसीआर सर्किट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, राइट। और उधर जो गामा है ना, जो कि B/2m था, तो वो जो B है जो कि फोर्स कांस्टेंट BV में फोर्स कांस्टेंट की तरह आ रहा था, वो रोल यहां कौन प्ले करने वाला है, रेजिस्टेंस, राइट। उसी चीज को समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कह रहा है कि एलसीआर सीरीज सर्किट है और उसका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है लैम्डा, है ना, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है लैम्डा। और हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्डा जो है दैट इज बेसिकली गामा इनटू टी। अब क्या कहता है, रेजिस्टेंस को मैंने कर दिया डबल, तो अगर आप रेजिस्टेंस डबल कर दोगे तो गामा का क्या होगा, गामा भी डबल हो जाएगा, है ना। हेंस गामा डबल हो गया तो लेमडा का क्या होगा, लेमडा भी डबल हो जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है, केवल इतना पूछ रहा है कि न्यू लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होगा, न्यू लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होगा, तो न्यू लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट 2 लेमडा हो जाएगा। भाई अगर पहले लेमडा था तो अब कितना हो जाएगा, अब 2 लेमडा हो जाएगा। एकदम ट्रिवियल, एकदम आसान। इस तरह के बहुत ही आसान चीजें हमसे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पर पूछी जा सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो टिप है उस टिप को आप संभाल के रखेंगे अपने पास, और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और जो डैम्पिंग है उससे जो डर है वो डर बिल्कुल मन से बाहर निकाल देंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, करेंगे, एग्जाम में उसका फायदा उठाएंगे। क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, छोड़ के हमें इसको नहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.